लास्ट ने जो है मेन फॉर्म ऑफ मार्केट वो कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर 6. And now according your CG syllabus, chapter number 7, after that chapter number 7 is here. So today's our chapter name is equilibrium price and output determination under perfect competition. There are some definition is given. Definition of equilibrium price first is according to Professor J.K. Mehta. ठीक है, जेके मेहता का है, देन आफ्टर प्रोफेसर स्ट्रिंगलर का है, देन प्रोफेसर मार्शल का है. बट प्रोफेसर मार्शल का देखोगे इकोनॉमिक्स के हर एक में जो है कुछ ना कुछ अपना डेफिनेशन दिए हुए हैं. You have to read Professor Marshall definition. So first is the equilibrium price is the price that which the quantity of goods which the seller are willing offer to equal quantity which the buyers want to purchase. ठीक है, यहाँ पर equilibrium price का मतलब क्या है, सबसे पहले ये बता समझना है अपने को. तो equilibrium price का मतलब ये है कि जितना भी जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, जितना भी उसका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए पैसा गया है, उसको इंक्लूड करेगा. साथ ही साथ ऐसे उसको इतने मतलब इतने क्वांटिटी में उसमें क्वांटिटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, साथ ही क्या है उसका प्राइस भी है ना. तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट में जब सेल करने के लिए जाएगा तो वो प्रोडक्ट ऐसा हो कि हर लोग उसको खरीद सके. ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइस इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम प्राइस. ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर के लिए भी मुनाफेदायक होना चाहिए वो प्रोडक्ट, और जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर्स है, उसके लिए भी वो फायदेमंद होना चाहिए वो प्रोडक्ट. ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इस तरीके से प्राइस को हमको बिठाना है, हमको मीन्स प्रोड्यूसर्स को इस तरीके से करना है कि वो उनका जो है कॉस्ट प्राइस भी निकल जाए वो पर्टिकुलर प्राइस में प्रोडक्ट में, और साथ ही साथ जो कंज्यूमर खरीदे वो उन लोग का उतनी क्षमता होनी चाहिए वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस जो है थोड़ा कम करना चाहिए. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सबके लिए प्राइस जो है बराबर होना चाहिए. ओके, अगर कोई खरीद रहा है तो उसके लिए भी प्राइस, हाँ ठीक है, इतना इतना प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसकी क्वांटिटी इतनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ले लेता है तो वो सही है. और प्रोड्यूसर भी उसी तरीके से बेचता है अगर उसके कॉस्ट प्राइस निकल जाता है तो साथ में उसका कुछ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी रहता है. So price determination under perfect competition where various definition given is there. अब definition अच्छे से पढ़ लेंगे. under perfect competition उसके बाद है price determine, किस तरीके से जो है price determine करेंगे perfect competition के अंडर में. तो various view regarding the price determination. First is traditional view, then Australian view, and third is modern view. फर्स्ट है ट्रेडिशनल व्यू में होगा एडम स्मिथ एंड रिकार्डियो व्यूज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थियरी. ऑस्ट्रेलियन व्यूज प्रोफेसर जोसेवंस एंड वालस यूटिलिटी थियरी. एंड मॉडर्न व्यूज प्रोफेसर मार्शल मॉडर्न थियरी डिमांड एंड सप्लाई थियरी. तो अकॉर्डिंग टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर आर वेरियस थियरीज. तो सबसे पहला जो थियरी है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थियरी है. तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थियरी इसके ऊपर पढ़ेंगे, जो कि एडम स्मिथ ने जो है एंड रिकार्डो व्यू है. इसमें ये ट्रेडिशनल व्यू है. ट्रेडिशनल व्यू का मतलब होता है कि पुराना थियरी. ओके, मतलब बहुत पुराने जमाने का जो है लोग थे जो कि इसके ऊपर उन्होंने कुछ थियरी बताई है. तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थियरी. Classical thinkers like Adam Smith put forward two theories of price determination. First is labor theory of value. ठीक है, सबसे पहला दो प्राइस डिटर्मिनेशन उन्होंने बताया. सबसे पहला है थियरी ऑफ वैल्यू, मतलब किस तरीके से जो है हम लेबर का वैल्यू को थियरी करें, मतलब लेबर का प्राइस तो पर्टिकुलर कमोडिटी में कितना होना चाहिए, तब जाके जो है हमको उसका. देखो, लेबर का मतलब होता है कि आप डेली जो उसको वेजेस पे करते हो या हफ्ते में वीकली जो उसको वेजेस पे करते हो. ओके उनका वेजेस ज्यादा नहीं होता है, उनका जो है हफ्ते एक दिन में 100 50 है ना, उस टाइप का रहता है. तो 7 दिन मान के चलो 700 या 300 और ऐड कर लो, अच्छा काम किया तो 1000, हफ्ते में 1000. तो महीने में चलो उस हिसाब से 3 या
4-5 हजार रुपए ही कमा पा रहे हैं। तो दिस इज अ क्लासिकल थियरी। तो किस तरीके से लेबर के वैल्यू को हम करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ओके अगर वो कोई भी एक लेबर, मतलब अब लेबर एक नहीं होते, फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर्स होते हैं जो कि हमको फैक्ट्री में उस टाइम पे उनको ऐड करना होता है। तो उस टाइम पे अपन को ये देखना है कि पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर लेबर कितना टाइम दे रहा है, कितना प्रोडक्ट बना रहा है, उसके ऊपर उसको कितना पेमेंट मिलना चाहिए। ये तीनों फैक्टर जो है हमको उस चीज में देखना है। फर्स्ट इज कि टाइमिंग, ठीक है, लेबर कितना टाइम दे रहा है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। सेकंड जो है कि कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस कर रहा है। और तीसरा जो है उसका वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये दोनों के अकॉर्डिंग, टाइम और प्रोड्यूसिंग के अकॉर्डिंग उनका वैल्यू कितना होना चाहिए। सेकंड है आपका द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थियरी। जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं, कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थियरी का सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ द लेबर इज द रियल मेजर ऑफ द exchangeable value of all commodities, while Ricardo says the price of commodity is determined by the cost incurred in its production। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एडम स्मिथ है वो यहाँ पे लेबर का, जैसे मैंने बताया ना कि किस तरीके से लेबर का रियल मेजरमेंट करेंगे, जो भी वो एक्सचेंजेबल वैल्यू, मतलब कितना टाइमिंग पे कितना प्रोडक्शन कर रहा है, उसी के बेसिस पे जो उसका अपन वैल्यू रखेंगे। और रिकार्डियो का कहना है कि प्राइस पर्टिकुलर कमोडिटी का किस तरीके से डिटरमाइन करना है। सबसे पहले हमने लेबर लगा लिए, हम लोग कैपिटल लगा दिए, रेंट दे दिए, इंटरेस्ट पे कर दिए, देन आफ्टर मशीनरी चला लिए, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिए। वो करने के बाद ठीक है, अभी प्रोडक्शन का जो हमने लिख के रखा है तो कॉपी में, और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कर लिए। तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ अगर अपन को पर यूनिट का अगर वैल्यू चाहिए तो हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्या बन जाएगा, अपना कॉस्ट प्रोडक्शन बन जाएगा। समझ में आया आप लोग को ये 2 पॉइंट? आई मीन 2 पॉइंट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थियरी समझ में आया? कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके नाउ इन नेक्स्ट थियरी, यूटिलिटी थियरी। डेविड रिकार्डियो का इसका जस्ट ऊपर में दिया हुआ है, देखो। डेविड रिकार्डियो propound the labor theory of price. According to them, the price of a goods will be equal to its labor cost. But this theory was rejected because it is one side। ठीक है, यहाँ पर डेविड रिकार्डियो का भी एक तो थियरी था लेबर प्राइस के ऊपर, जो कि प्राइस ऑफ गुड्स विल बी इक्वल, जो प्राइस ऑफ गुड्स इक्वल आर लेबर कॉस्ट, मतलब सिर्फ यहाँ पर लेबर का कॉस्ट लेके ही चल रहा है, बाकी और कोई फैक्टर को ऐड नहीं कर रहा है। और भी सारे फैक्टर होते हैं ना लेबर के साथ साथ, रॉ मटेरियल का फैक्टर होता है, देन इलेक्ट्रिसिटी का फैक्टर होता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस, है ना। यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा है कि लेबर के ही कॉस्ट को लेके ही वो पर्टिकुलर प्राइस को डिटरमाइन कर दे रहे, कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट का। तो ये जो थियरी है ये बहुत ही गलत थियरी था, क्योंकि हम लेबर के कॉस्ट के ऊपर ही सिर्फ डिपेंड नहीं रह सकते, हमारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, हम रॉ मटेरियल भी खरीदते हैं, हम जो है कुछ चार्जेस वगैरह भी देते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन करने के लिए, आफ्टर मशीनरी का चार्जेस वगैरह भी देते हैं, है ना। तो अदर फैक्टर्स भी है, तो लेबर फैक्टर को लेके अगर हम किसी पर्टिकुलर इसका डिटरमाइन करेंगे तो दैट इज अ रॉन्ग असम्पशन, ये बता रहे हैं। नाउ बी का जो है यूटिलिटी थियरी का भी मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को। On the other hand, Professor Jobson, Walrus and Manger are of the opinion that the price of the commodity is determined by utility. Higher and utility of commodity, the more will be its price. Baumwark also arrested that the subjective price of a commodity is always equal to the utility derived from the commodity by a consumer. Then this is known as utility theory, but this theory was to criticize that it gave more emphasis on demand and ignored the supply sides. Hence it is also one sided। देखो अभी यूटिलिटी थियरी में क्या बता रहा है कि जो भी कमोडिटी हम अगर यूज करते, उसका प्राइस अगर डिटरमाइन करते कि इस पर्टिकुलर यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है,
यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो गुड्स हम लोग यूज करने वाले हैं, ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा कमोडिटी जो हम यूज करते हैं, यूटिलिटी यूज में आता है। ओके, तो ऐसा कमोडिटी का प्राइस जो हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे ये बताने की कोशिश कर रहा है। अगर वो यूटिलिटी का या पर्टिकुलर जो कमोडिटी है उसका हायर प्राइस अगर हम डिसाइड करते हैं, या फिर हायर उसकी यूटिलिटी हो रही है मार्केट में, मतलब सबसे ज्यादा उसी को अगर यूज किया जा रहा है, तो उसका प्राइस हाई होना चाहिए। ठीक है, इस थियरी में ऐसा बता रहा है, यूटिलिटी थियरी में ये बता रहा है कि जहां जिस मार्केट में सबसे ज्यादा जिसका यूज हो रहा है उसका प्राइस हाई होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप सोच सकते हो कि खाने पीने के सामान का कितना हाई प्राइस होगा अगर इसके अकॉर्डिंग हुआ तो। ठीक है, तो क्योंकि खाने पीने का तो हर किसी को नीड है, कपड़े वगैरह जो रहते हैं वो हम डेली नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन खाने जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड ग्रेन्स वगैरह लेते हैं, वो बहुत ही डेली हमको मतलब डेली यूजेस में ये चीज हमें लगती है ना। तो वो ये कह रहा है कि जो डेली यूजेस में लगती है लोगों की, उसका प्राइस हाई होना चाहिए, ये ऐसे डिटरमाइन करना चाहिए। सो as per Bhom-Warwick also arrested that the subjective price of the commodity is always equal to the utility derived from the commodity by a consumer। ठीक है, अब यहाँ पर कंज्यूमर कितना उस पर्टिकुलर कमोडिटी को ऑलवेज से तरीके से यूज करता है। ठीक है, ये अपन को देखना है। दिस इज नोन एज यूटिलिटी थियरी, बट दिस थियरी वाज टू क्रिटिसाइज, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया, मतलब इसको भी जो है नेगेटिव में लिया गया, पॉजिटिव वे में नहीं लिया गया। That is way more emphasis on demand and ignore the supply side. Hence, it is also one-sided. From the every beginning, various theories were given regarding the price determination under perfect competition. It is in this respect, Professor Adam Smith and David Ricardo propound the labor and theory of price. Them the price of the good will be equal to the labor cost। यहाँ पे भी वही चीज ही बता रहा है कि जो आपका रिकार्डियो का जो थियरी है उसमें ये बता रहा है कि लेबर कॉस्ट के ऊपर ही पर्टिकुलर प्राइस का, पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होना चाहिए। बट दिस थियरी विल बी रिजेक्टेड बिकॉज इट इज वन साइडेड, क्योंकि ये सिर्फ एक साइडेड था। On the other hand, Professor Joseph Wallace and the opinion the price of the commodity determined utility। देखो वही चीज बार बार ना रिप्लाई वो किया हुआ है। देखो आप ये पैराग्राफ में देखो कि पीछे वाला पैराग्राफ को और इसी को जो है फिर से लिख दिया है। ओके, तो इसका मतलब यही बता रहा है कि हमको सिर्फ लेबर कॉस्ट के ऊपर ही डिटरमाइन नहीं करना है किसी भी कमोडिटी का प्राइस, हमको जो है साथ ही साथ अदर फैक्टर्स भी है, जो जो चार्जेबल प्राइस है, रॉ मटेरियल है, उनका प्राइस को भी अपन को इंक्लूड करना है कॉस्ट प्राइस में। ओके, गॉट इट। Yes, ma'am. Now third is C point, demand and supply theory। Demand क्या क्या theory है? Explain the price determination under perfect competition in a systematic way. He said that price in perfect competition are neither determined by cost nor by utility। यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई भी डिमांड और सप्लाई का जो परफेक्ट कंपटीशन है, उनका कहना है परफेक्ट कंपटीशन ना ही कॉस्ट के ऊपर डिटरमाइन करता है ना ही यूटिलिटी पे। ठीक है, लिखा है ना, डिटरमाइन नाइदर डिटरमाइन बाय कॉस्ट बाय एंड नॉर बाय यूटिलिटी, मतलब डिमांड और सप्लाई इससे कोई रिलेशन नहीं करता है कि कॉस्ट कितना है और यूज कितना होता है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का अलग ही थियरी है। सो बट द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ, बट एक ये इंटरसेक्शन, दोनों चीज का इंटरसेक्शन है, मतलब कॉस्ट भी कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई में इफेक्ट पड़ता है, और जो है यूटिलाइजेशन मतलब यूज करने का, जो कमोडिटी का जो यूज करना है वो भी कहीं ना कहीं जो है इंटरसेक्ट होता है। इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जस्ट एज वी क्लॉथ वी व्हेन टू ब्लेड्स एंड ऑपरेट टुगेदर। ठीक है, मान के चलो similarly we cannot say either demand alone or supply alone determine value of just, there can be no cutting until the two blades meet, so there can be no value utile supply meets demand। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्लॉथ जो रहता है, we cannot say the, just wait students, यहाँ पे कुछ
अच्छा, ये बता रहा है कि मान के चलो कोई भी, मैंने एक लाइन यहाँ पर छोड़ दिया था गलती से, जस्ट वी कैन से, कैन नॉट से वेदर इट इज अपर और द अंडर ब्लेड आर पेयर ऑफ सीजर दे कट द पीस ऑफ द क्लॉथ। जैसे कि मान के चलो कैची होती है ना, ठीक है, कैची आप लोग सुन रहे हो ना, सीजर जो होती है, कैची होती है, हम जब करते हैं तो हमको ये नहीं पता चलता है कि ऊपर वाला ब्लेड काट रहा है कि नीचे वाला ब्लेड काट रहा है। आप कोई भी कागज या फिर कोई भी क्लॉथ अगर सीजर से काटते हो तो हमको ये नहीं पता चलता है कि ये ऊपर वाला ब्लेड काट रहा है कि नीचे वाला ब्लेड काट रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों को मिला करके हम क्या करते हैं, क्लॉथ को काटते हैं, है ना, ये एग्जाम्पल है। तो वैसे ही डिमांड और सप्लाई भी सेम चीज है, उसी के बेसिस पे जो है कॉस्ट और यूटिलिटी दोनों चीज आ रही है। ठीक है, मतलब कॉस्ट भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है और यूटिलिटी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, तभी जाके सप्लाई और डिमांड का सिचुएशन जो है वो क्रिएट होता है। Determine value the just there can be cutting until the two blades meet, so there can be no value until supply meets demand. The point at which they meet in they meet in order to cut, that is the equilibrium point, is the point at which market value is fixed. Hence, Dr. Marshall theory is known as demand and supply theory. It is too called as a general theory or price determination. There are two factors necessary for determine price of a commodity. They are demand of the good and supply of goods. The demand of goods for a consumer according to its utility, by he demand the goods and it's ready to buy the goods for its which he has to utility. More the utility of the commodity for him and more price he is ready to pay for it. देखो अभी यहाँ पर सिंपल चीज बता रहे कि गुड्स और सप्लाई और डिमांड का अगर हम देखा जाए तो कंज्यूमर उसके अकॉर्डिंग ही खरीदता है कि अगर वो उसके अंदर विलिंगनेस है, मतलब खरीदने की चाहत तो है, वो वांट्स तो करता है, लेकिन क्या उसके में क्षमता है वो चीज को खरीदने के लिए, है ना। मतलब हर एक को जो है हर एक को चाहती कि अच्छा घर हो, उसके पास एक कार हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा और भी अच्छी अच्छी चीजें हो, सारी लग्जरीज आइटम उनके घर में हो। ये हर किसी का वांट्स होता है, जरूरत होती है। लेकिन क्या उसको फुलफिल करने के लिए हमारे अंदर उतनी पावर है, उतनी विलिंगनेस है? तो उसके लिए हमको क्या चाहिए रहता है, मनी चाहिए रहता है कि हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ठीक है, वांट्स अलग होता है, विलिंगनेस अलग होता है। वांट्स मतलब हर लोगों को जरूरत होता है, बस हम भी इमेजिन कर सकते हैं। बट बट जो है आपका विलिंगनेस जो होता है वो अलग होता है। विलिंगनेस का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि हम किस तरीके से उसको खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, इफ यू हैव मनी देन यू कैन परचेस इट, इफ यू डोंट हैव मनी देन यू कांट, ओके, तब आप वो लग्जरी आइटम्स नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई भी इफेक्ट पड़ता है। Now, more the utility of the commodity for him and price he is ready to pay for it, the demand of the commodity is decided by the marginal utility of that commodity. Then one of the other hand supply of the commodity, वही सारी चीजें बता रहे हैं कि किस तरीके से परचेसर सेलर्स के थ्रू कमोडिटी को सेल और परचेज किया जाता है। देन प्रोड्यूसर्स और सेलर जो भी डिजायर कमोडिटी को, मतलब जो कमोडिटी को सेल करना चाहते हैं, क्या वो कॉस्ट ज्यादा ज्यादा तो नहीं है, मतलब कस्टमर्स को खरीद तो सकते हैं ना। इफ ही सेल इट बिलो द मार्जिनल कॉस्ट इट वुड बी द प्रॉफिटेबल फॉर हिम। अगर मार्जिनल कॉस्ट से अगर बिलो है, नीचे है, तो प्रॉफिटेबल होता है। और अगर मार्जिनल कॉस्ट से ही ज्यादा हो जाता है तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, मिनिमम मतलब प्रोडक्शन मिनिमम प्रॉफिटेबल होता है। तो मार्शल थियरी कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है डिमांड फॉर कमोडिटी, मतलब वो कमोडिटी पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड करना। दूसरा है सप्लाई ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का सप्लाई करना। देन इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो भी डिमांड और सप्लाई है उसको सही तरीके से, मतलब सही जगह पे सही चीजों को लेके जाना, सप्लाई करना, और उस टाइम पे लोगों की जो डिमांड रहती है वो उसको फुलफिलमेंट करना। समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, हैव यू ma'am. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज योर नाउ क्लास। आप लोगों को कोई डाउट है क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक में? अभी तक जो मैंने पढ़ाया, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, अभी जो मैंने आप लोग को पढ़ाया वो था
No, ma'am. प्राइस डिटरमिनेशन द परफेक्ट कंपटीशन। अगर कोई भी डाउट है इस पॉइंट से पूछो, बिकॉज कल जो है मैं आप लोग को ये स्टार्ट करूंगी प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। ये मैं आप लोग का कल स्टार्ट करूंगी। अभी इससे रिलेटेड कोई डाउट है? आज जो मैंने No, पढ़ा है ma'am. उसमें कोई डाउट है आप लोग को? No, ma'am, नहीं है. किसी को नहीं कोई भी मैम। डाउट नहीं है? ओके। कल आप लोग का क्लास मतलब ऑफलाइन क्लास होगा, स्कूल आ रहे हो ना आप लोग कि घर से ही लोगे क्लास? No, ma'am, नहीं आएंगे. अच्छा, घर से क्लास करोगे ना? हाँ ठीक है, फिर मैं ऑनलाइन भी लूंगी ना इसलिए, ठीक है। Yes, ओके ma'am. मैम। अभी जो है हाँ अभी जो है मैं आप लोग को वेरी शॉर्ट का बता दे रही हूँ। टेक आउट योर बुक है ना आप लोग के पास, सबके पास? Yes, सबके पास ma'am, है बुक है? तो बाहर अभी पता नहीं चल रहा. मैम पेज नंबर लिख लूंगी मैं. हाँ तो 136 पेज नंबर पे आओ, वेरी शॉर्ट का मैं टिक करा देती हूँ ना साथ ही साथ बैठ के। अभी टाइम है आपके पास अभी, तो आप लोग प्लीज पेज नंबर निकालो वेरी शॉर्ट का, पेज नंबर 136। व्हाट हाउ द प्राइस इज डिटरमाइंड, तो ये आपको पेज नंबर 131 में मिलेगा। आप किस तरीके से प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हो? हाउ द प्राइस इज डिटरमाइंड। ओके ठीक है, मैं ना ये आप लोग को ना थियरी लिखा दूंगी, ठीक है। आई मीन क्वेश्चन आंसर लिखवा दे रही हूँ। Okay, ma'am. मैं भेज रही हूँ हाँ, मैं ग्रुप में भी भेज दे रही हूँ। ओके Yes, ma'am. ओके, नाउ क्लासेस एंड। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके।